हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में पाचन तंत्र की बात की थी। पाचन तंत्र के जो हमारे पास में भाग थे, जिनमें से आधे भागों की बात हमने कर ली थी। जैसा कि हमने बताया था कि जो पाचन तंत्र होता है वह क्या होता है। पाचन तंत्र जो होता है उसमें एक महत्वपूर्ण जो अपने पास में नलिका होती है, आहार नाल, उसमें कितने अंग शामिल होते हैं। तो हमने 7 अंगों की बात की थी। 7 अंगों के अंदर हमने सबसे पहले जो बात की थी वह मुख की बात की थी, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद हमने ग्रसिका की बात की थी। ग्रसिका से हम ग्रास नली में गए थे। ग्रास नली से जो भोजन था अमाशय के अंदर गया था। अब अमाशय जो था उसमें हमने क्या किया था, 3 प्रकार के पार्ट देखे थे। जो अमाशय होता है वह 3 प्रकार के भाग से मिलकर बनता है। ये जो अमाशय हमने देखा था वह जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक तो हमने देखा था जठरागम, एक देखा था हमने फंडिस, और एक बात की थी हमने जठर निर्गमी। ये थे जो अमाशय के भाग थे 3। तो इसमें जो जठरागम था बायां बड़ा भाग था। यह फंडिस जो था जठरागम और जठ निर्गमी के मध्य का भाग था। जठ निर्गमी जो था दायां छोटा भाग था। तो ये जो अंतिम भाग है जठ निर्गमी अमाशय का, यह जो है अगले पॉइंट, अगला अंग कौन सा था अपने पास में, छोटी आंत, उससे जुड़ा हुआ होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो छोटी आंत है वह एक पाचन तंत्र का क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बहुत ही महत्वपूर्ण अंग क्यों कहा गया है, इसकी भी हम चर्चा करते हैं। तो जो छोटी आंत है वो क्या करती है, अमाशय का जो जठर निर्गमी भाग है, जो लास्ट का भाग है अमाशय का जठर निर्गमी भाग, उससे क्या करती है, जुड़ी हुई होती है। यानी अमाशय के जठर निर्गमी के बाद में क्या आएगी, छोटी आंत आएगी। अमाशय का तो लास्ट का भाग है जठर निर्गमी, उसके बाद में तो छोटी आंत चालू होगी। तो छोटी आंत का जो हिस्सा है किससे जुड़ा, जठर निर्गमी से। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो छोटी आंत है उसका जो प्रथम भाग है, शुरू का जो भाग है जठरागमी से जुड़ा हुआ होता है। और छोटी आंत के बाद में किस पे जाता है, बड़ी आंत में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले मुख की बात की थी। मुख से जो भोजन था वो हमारे किस में गया था, मुख से जो भोजन था हमारा ग्रसिका। ग्रसिका से ग्रास नली के साथ है अमाशय में पूछा। अमाशय में उसका क्या हुआ, पाचन चालू हुआ। पाचन चालू होने के बाद में जैसे उसका पाचन हुआ तो आगे वाले जो पार्ट है छोटी आंत बड़ी आंत, उनमें उनका अवशोषण हुआ। तो जो अमाशय का लास्ट वाला पार्ट था जठर निर्गमी, तो यह क्या करता है, इससे आगे वाला भाग छोटी आंत होता है। तो छोटी आंत किससे जुड़ा था, अमाशय के अंतिम भाग जठर निर्गमी से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, यह बड़ी आंत तक जाता है। तो जो छोटी आंत है वो क्या है, छोटी जो आंत है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। इसकी जो लंबाई है कितनी होती है, 7 मीटर। अब आप देखिए 7 मीटर तो बहुत बड़ी होती है। एक जैसे अपन साड़ी की बात करें तो साड़ी भी लगभग 6 से 7 मीटर होती है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि एक साड़ी की जो लंबाई है हमारे अमाशय की जो नीचे छोटी आंत है वहाँ पाई जाती होगी, तो 7 मीटर कैसे ही अपनी संरचना बना के रखती है। जो अपने पास में छोटी आंत होती है वह एक तरह से कुंडलित फॉर्म के अंदर होती है। अब ये कुंडलित फॉर्म के अंदर होती है, इसीलिए क्या करती है, घूमती हुई अपने पूरा 7 मीटर तक की जो दूरी है वो तय कर लेती है। यानी अगर मैं बात करूँ छोटी आंत की, तो जो एक वयस्क मनुष्य होता है, स्वस्थ मनुष्य होता है, स्वस्थ व्यक्ति का शरीर होता है, इसमें जो छोटी आंत है भूरे बैंगनी रंग की होती है। छोटी जो आंत है वह कैसे रंग की होती है, भूरे बैंगनी रंग की होती है। और अगर हम इसके व्यास की बात करें छोटी आंत के, तो व्यास जो होता है लगभग इसका 35 मिलीमीटर होता है। छोटी आंत का जो व्यास है लगभग 35 मिलीमीटर बताया गया है। और 35 मिलीमीटर का मतलब क्या हो गया, लगभग यह 6 से 7 मीटर। छोटी आंत जो है 6 से 7 मीटर होती है। और अगर इसको हम फुट के हिसाब से देखें तो लगभग 20 से 23 फुट इसकी क्या होती है, लंबाई मानी जाती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं 20 से 23 फुट बता रहे हैं, तो 23 फुट तो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने क्या बताया कि अमाशय का जो जठर निर्गमी भाग है वहाँ से ये शुरू होती है। तो एक कुंडलित फॉर्म में आगे चलती हुई एक पतली संरचना तो होती है, लंबी तो होती है, एक पतली संरचना तो होती है, बड़ी आंत की अपेक्षा मोटी नहीं होती है। बड़ी आंत थोड़ी क्या होती है, मोटी होती है।
और छोटी होती है, जबकि जो संरचना है छोटी आंत की वो क्या होती है, मोटी बड़ी आंत की अपेक्षा नहीं होती है। ये कुंडलित फॉर्म में घूम करके अपने स्ट्रक्चर को पूरा करती है। एक जो मनुष्य होता है स्वस्थ, उसमें भूरे बैंगनी रंग की क्या पाई जाती है, छोटी आंत पाई जाती है। 35 मिलीमीटर का इसका जो व्यास माना जाता है, अर्थात 6 से 7 मीटर लंबी होती है। जैसे कि हम साड़ी की बात कर सकते हैं, साड़ी की जो लंबाई है 6 से 7 मीटर होती है। इसके बाद 20 से 23 जो इसकी होती है क्या होती है, फिट होती है, 20 से 23 फुट में ही पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो छोटी आंत है उसका नाम दिया है छोटी आंत, एक होती है बड़ी आंत। छोटी आंत से भोजन कहा जाता है बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत जो है उसकी जो लंबाई है लगभग 1.5 मीटर होती है, यानी अपन कह सकते हैं 5-6 फुट के लगभग बराबर होती है। तो छोटी आंत को छोटी क्यों कहा, बड़ी आंत को बड़ी क्यों नहीं कहा? छोटी आंत को तो हम बड़ी कह रहे हैं क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है, 6 से 7 मीटर है। जबकि जो बड़ी आंत होती है उसकी जो लंबाई होती है वो लगभग अपने पास में 5 फीट 1.5 मीटर की होती है। तो छोटी आंत का नाम छोटी आंत है, लेकिन जो इसकी लंबाई है बड़ी आंत से ज्यादा है। ध्यान से देखिएगा, छोटी आंत का नाम छोटी आंत है, लेकिन इसकी जो लंबाई है बड़ी आंत से ज्यादा है। जो छोटी आंत होती है वो क्या होती है, भूरे बैंगनी रंग की होती है, जबकि जो अपने पास में बड़ी आंत होती है वह लगभग गहरे लाल रंग की होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो छोटी आंत जो है इसमें सबसे ज्यादा भोजन का जो होता है पाचन और अवशोषण होता है। छोटी जो आंत है उसमें सबसे ज्यादा भोजन का पाचन किया जाता है। यहीं पर सबसे पहले जो भोजन मुख से, ग्रसिका से, ग्रास नली की सहायता से अमाशय में आया था, अमाशय में वो भोजन क्या हुआ, पूरा टूटने लग गया, सल्लीकृत होने लग गया। सल्लीकृत होने के बाद में जो भोजन का अवशोषण हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, वो यहीं पर होता है। ये हमारे भाग ऐसा इंपॉर्टेंट भाग माना जाता है। यहीं से कई बार परीक्षा के अंदर प्रश्न उठता है कि भोजन का जो सर्वाधिक पाचन और अवशोषण है वो कौन सी आंत के द्वारा होता है। तो भोजन का जो सर्वाधिक और पाचन और अवशोषण होता है वो हमारे छोटी आंत के द्वारा होता है। यहीं पर लगभग पूरी पाचन की क्रिया क्या हो जाती है, समाप्त होने लग जाती है। फिर उसके बाद में जो हमारे पास में भोजन थोड़ा बहुत पाचन और अवशोषण रह जाता है वो क्या करता है, बड़ी आंत में चला जाता है। फिर बड़ी आंत में उसका कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जो छोटी आंत होती है वह अपना क्या करती है, भोजन का जो लगभग है जो अपन फूड ले रहे हैं उसका क्या कर देती है, पाचन कर लेती है और अवशोषण कर लेती है। जो छोटी आंत होती है जो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली जो छोटी आंत होती है वह ग्रहणी होती है, दूसरी होती है अग्रशुद्धांत होती है, तीसरी है शुद्धांत होती है। छोटी आंत के प्रकार जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। छोटी आंत के 3 प्रकार में पहला कौन होता है, ग्रहणी, शुद्धांत और फिर होता है अग्रशुद्धांत। सबसे पहले हम बात करें छोटी आंत में ग्रहणी की, तो देखिए छोटी जो आंत होती है छोटी आंत नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया एक बड़ी आंत ही, लंबाई जो है इसकी बड़ी होती है, नाम तो छोटी है लेकिन लंबाई जो इसकी बहुत बड़ी होती है छोटी से बड़ी आंत के बजाय। तो ग्रहणी होती है छोटी आंत का क्या होता है, पहला भाग होता है। जैसे कि 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार में पहला भाग कौन सा बताया, ग्रहणी। तो ये क्या है, पहला भाग होता है। और छोटी आंत का यह सबसे क्या माना जाता है, छोटा भाग माना था। इसमें क्या होता है, जितने भी पाचन होता है, केमिकल जो पाचन होता है वो इसी के अंदर किए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो भोजन के रासायनिक पाचन होते हैं वह छोटी आंत के ग्रहणी पार्ट के अंदर किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें अग्रशुद्धांत की, तो देखिए छोटी आंत में जो पहला भाग था ग्रहणी था, उसके बाद में जो भाग आया कौन सा आया, अग्रशुद्धांत। इसके बाद में भी शुद्धांत है। तो ग्रहणी और शुद्धांत के बीच अपने पास में कौन सा भाग पड़ा, अग्रशुद्धांत भाग पड़ा। तो ये कौन सा भाग है, मध्य का भाग। अब इस मध्य के भाग में क्या होता है, जो अपने पास में पचित आहार रस है उसका क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। यानी जो अपने पास में भोजन पच रहा है उसका क्या किया जाता है, यहाँ पे अवशोषण किया जाता है। जैसे कि अमाशय में भोजन जो था सल्लीकृत होने लग गया था। अब भोजन जैसे जैसे उसमें अमाशय में सल्लीकृत होने लग गया तो वो जो क्या हुआ, कहाँ पहुंचा, छोटी आंत में पहुंचा। अब छोटी आंत में क्या हुआ, भोजन का सर्वाधिक पाचन हुआ, अवशोषण हुआ। और भोजन का सर्वाधिक पाचन जो अवशोषण है मुख्यतः इस छोटी आंत के 3 भागों के द्वारा किया जाता है। जिसमें ग्रहणी जो होती है वह जो भोजन अपन लेते हैं उसमें जो केमिकल जो होते हैं उनके ऊपर महत्वपूर्ण होती है। और जो अपने पास अग्रशुद्धांत होता है जो एब्जॉर्प्शन के ऊपर महत्वपूर्ण होती है। और जो अपने पास में शुद्धांत होती है जो मुख्य रूप से पोषक तत्वों पर डिपेंड होती है, पोषक तत्वों का सर्वाधिक पाचन करती है। तो अगर जो शुद्धांत है एक मध्य का भाग होता है, यह करती है पचित आहार रस का अवशोषण। जो अपने पास में आहार भोजन है उसका क्या करती है, जो रस होते हैं उनका अवशोषण करती है। और ये क्या, जो आहार रस का अवशोषण है मुख्यतः किनके द्वारा किया जाता है, आंत्र कोशिकाओं के द्वारा। यानी यहाँ पर ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो क्या करती है, जो रस होता है अपना पचित भोजन जो होता है उसमें अवशोषण करती है। तो वो जो अवशोषण है किसके द्वारा किया जाता है, आंत्र कोशिकाओं के द्वारा। तो प्रश्न उठता है आंत्र कोशिकाओं के द्वारा क्या संबंध किया जाता है, तो आंत्र कोशिकाओं के द्वारा पचित रस का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। इसके बाद में हमारा जो अगला पॉइंट है वो है शुद्धांत। शुद्धांत में क्या होता है, लास्ट का भाग है
छोटी आंत का तो हम क्या कर सकते हैं इसको, छोटी आंत का क्या होता है, अंतिम भाग होता है। अब ये लास्ट का भाग है, तो इसके बाद में कौन सी आंत आती है, बड़ी आंत आती है। तो हम कह सकते हैं जो छोटी आंत होती है वो किस में घुलती है, बड़ी आंत के अंदर जाके घुलती है, और यह मुख्यतः करती है पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। अब पोषक तत्व में मुख्य रूप से ये पित्त लवण का और विटामिन का क्या करती है, अवशोषण करती है। जो छोटी आंत का अंतिम भाग है शुद्रांत, यह मुख्यतः पित्त जो लवण होते हैं और जो अपने पास में विटामिन होते हैं उनका क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है, अवशोषण करती है। और जो अगर शुद्धांत में अवशोषित नहीं हो पाते, कहने का मतलब ग्रहणी में तो क्या हुआ, सबसे पहले रासायनिक पाचन क्रिया हुई, उसके अंतर्गत भोजन का पाचन हुआ, उसके बाद में जो भोजन था किस में आया, अपने पास में अग्र शुद्धांत में। अग्र शुद्धांत में क्या हुआ, पाचित रस का अवशोषण होने लग गया। लेकिन यहाँ पर जिन पदार्थों का, जिन भोजनों का अवशोषण नहीं हुआ वो किस में आ गए, अपने पास में शुद्धांत में आ गए। अब शुद्धांत में क्या क्या है, विटामिन आए, पित्त लवण आए अपने पास में, तो ये क्या करती है, उनका अवशोषण कर लेती है। अब छोटी आंत में जितना अवशोषण होना है भोजन का हो गया, लेकिन अब यहाँ पर भी क्या होता है, कुछ पदार्थों का क्या होता है, अवशोषण नहीं हो पाता है, और उन पदार्थों को किस में भेज देते हैं, ये बड़ी आंत में भेज देते हैं। हमारी जो शरीर की संरचना है उसके द्वारा छोटी जो आंत है जब उसमें पाचित भोजन का अवशोषण कर लेती है, फिर भी कुछ पदार्थ जो है उनका अवशोषण नहीं हो पाता है, तो वो जो भोजन है किस में पहुंच जाता है, बड़ी आंत में पहुंच जाता है। और जो बड़ी आंत होती है किससे जुड़ी हुई होती है, छोटी आंत के अंतिम जो भाग है शुद्रांत, उससे जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर क्या होते हैं कि कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं। जो छोटी आंत होती है यहाँ पर विशेष जीवाणु पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, छोटी आंत से शेष बचे अपाचित भोजन को, यह मुख्यतः किसको भोजन को करती है, अपाचित। अपाचित मतलब अपन बात कर रहे हैं, अपाचित मतलब कौन से वाले को, अपाचित भोजन का क्या करती है, अवशोषण। यानी अपाचित अपन कहेंगे कि छोटी आंत में जिस भोजन का पाचन नहीं हुआ उसके बाद जो भोजन बचता है वह बड़ी आंत में आता है, और वो बड़ी आंत उस भोजन का क्या करती है, अवशोषण करती है। तो छोटी आंत में जो बचा भोजन होता है वह होता है अपाचित भोजन। तो अपाचित भोजन को जो अवशोषण है वो कौन करता है, बड़ी आंत करती है। और मुख्यतः जो है उनको क्या करती है, सल्लीकृत कर देती है, पूरी तरह से उनको तोड़ देती है। जितना भी जो जटिल पदार्थ है पहले से टूट कर आ गए अपने पास में, तो छोटी आंत वहां टूट करके आ गए, लेकिन बड़ी आंत में थोड़े बहुत जो बच जाते हैं उनका क्या करती है, अवशोषण कर लेती है। अब जो बड़ी आंत का मुख्य कार्य है जल व खनिज लवणों को, आप देखिए यहाँ पर बात आती है, ये मुख्यतः कौन से तत्वों का अवशोषण करती है। जैसे कि हमने छोटी आंत में बात की थी कि जो अपने पास में ग्रहणी हुआ था वो रासायनिक पाचन अवशोषण करता था, जो अपने पास में शुद्धांत था, अग्र शुद्धांत था, वो क्या था, लवणों का अवशोषण करता था। उसके बाद में जो अपने पास में शुद्धांत आया वो विटामिनों का अवशोषण करता था। फिर इसके बाद में जो अपने पास में भोजन बच गया अपाचित, उसका अवशोषण कौन कर रही है, अपने पास में बड़ी आंत कर रही है। और बड़ी आंत में मुख्यतः क्या है, खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। जितने भी खनिज लवण बच जाते हैं उनका अवशोषण किया जाता है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, उन सब का अवशोषण बड़ी आंत के अंदर किया जाता है। मुख्यतः जल का अवशोषण भी यहाँ पर किया जाता है। तो देखो एक डिफरेंस तो अपने को यहाँ पर एक चीज पता चल गई कि भोजन का जो सर्वाधिक पाचन अवशोषण है वो तो किया जाता है छोटी आंत में। भोजन का सबसे ज्यादा जो पाचन है और सबसे ज्यादा अवशोषण का जो कार्य है वो मुख्यतः कहा किया जाता है, छोटी आंत के अंदर किया जाता है। इसके बाद अपने पास में जो भोजन बच जाता है, अपाचित जो भोजन होता है, उसका जो अवशोषण है वो बड़ी आंत के अंदर किया जाता है। और बड़ी आंत के अंदर मुख्यतः खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। तो प्रश्न पुटअप यहीं से होता है, खनिज लवणों को अवशोषण कहां से किया जाता है, बड़ी आंत में, जबकि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां से किया जाता है, छोटी आंत में किया जाता है। अब जो अपने पास में जैसे छोटी आंत को हमने 3 भागों में बांटा था, तो वैसे ही बड़ी आंत को हम क्या कर सकते हैं, भागों में बांट सकते हैं 3 में। पहले में अदांत आ गई, दूसरे में वृद्धांत आ गई और मलाशय। अगर वैसे बात करें तो जो मलाशय है वो अपने पास आन नाल का सबसे अंतिम भाग होता है, लेकिन मुख्य रूप से बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए बड़ी आंत के पार्ट के अंदर भी इसको बता दिया जाता है। अगर हम सबसे पहले बात करें, हमारे पास में बड़ी आंत के पहले भाग की कौन सा होता है, अदांत होता है। अदांत क्या होता है, छोटी आंत का जो अंतिम भाग था, छोटी आंत का जो अंतिम भाग कौन सा था, शुद्धांत था, उस भाग से ये जुड़ा हुआ होता है। और यह क्या करता है, जो अपने पास में छोटी आंत में जो भोजन का पाचन हुआ था उसका थोड़ा बहुत जो पाचन बच जाता है उसका क्या करता है, ये अवशोषण करता है, तथा शेष जो अपने पास में भोजन बच जाता है, शेष जो भोजन बच जाता है उसको क्या करता है, ये अपने पास में पहुंचा देता है। किसमें, वृद्धांत में, मतलब बड़ी आंत का जो दूसरा पार्ट होता है उसमें ये भोजन पहुंचा देता है। सबसे पहले देखो दोबारा से बात करें तो मुख में भोजन
भोजन आया, मुख में भोजन कार्बोहाइड्रेट का पाचन वहीं से शुरू हो गया। उसके बाद गृहिणी में गया, गृहिणी में अपने पास में नासा ग्रसनी वगैरह थी, वो वायु से अलग कर दिया, फिर भोजन को अलग कर दिया, फिर ग्रास नली में भोजन गया। उसकी सहायता से जो भोजन था हमारा कहाँ पहुंचा, उसकी सहायता से भोजन हमारा अमाशय में आया। अमाशय में क्या हुआ, भोजन का पाचन स्टार्ट हो गया। भोजन का पाचन स्टार्ट होने के बाद में ऐसे जीवाणु वहाँ पर उत्पन्न हुए जो कि भोजन के साथ हमारे आने वाले जो जीवाणु उनको भी नष्ट करना चालू कर दिए। उसके बाद में भोजन का जो सर्वाधिक पाचन था वो छोटी आंत में होने लग गया, और फिर भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होने लग गया। उसके बाद में बड़ी आंत में वह भोजन चला गया जो छोटी आंत में भोजन का पाचन नहीं हो सका। वहाँ कौन से पाचन गए, खनिज लवण, फिर उनका भी क्या हो गया, धीरे धीरे पाचन होने लग गया। अब जो हमारे पास में बड़ी आंत थी वो पहला भाग अधान था, तो अधान में क्या हुआ, छोटी आंत का जो अंतिम भाग का पाचन था वो हो गया। उसके बाद में फिर भी अगर कोई पाचन नहीं हुआ है अपने पास में अधान पे, तो वह कौन से में गया, बड़ी आंत के वृहदान्त भाग में गया। तो देखिए जो अपने पास में अंतांत्र होती है, इसका जो दूसरा नाम होता है वह अंधनाल, इसको अंधनाल भी कहते हैं। और लगभग ये क्या होता है, देखिए इस अंधनाल के प्रथम भाग से थोड़े नीचे अंदर की ओर लगभग 4 से 5 इंच जो लंबी नली के आकार के एक अंग निकला रहता है जिसे कर्मरूपी परिशिष्ट कहते हैं। जैसे कि आपने अपेंडिक्स का नाम सुना है, अपेंडिक्स का नाम आपने सुना ही है। तो जो अपेंडिक्स होती है वो क्या होती है, जो अंधनाल है, अद्रांत है, उसके बाहर वाले भाग पे लगभग 4 से 5 इंच की एक छोटी सी नली निकली हुई होती है, उसको क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। जो अपेंडिक्स होती है एक तरह से हमारे शरीर में अंग अलग ही होता है जिसका लगभग कोई कार्य नहीं होता है, जो कई बार ये ऑपरेशन के द्वारा भी निकला सकते हैं, और कई बच्चों में, कई शरीर में अगर ये प्रॉब्लम करती है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, जिससे मुख्यतः शरीर में कोई कार्य नहीं बताया गया है। अकलदाढ़ होती है, वैसे भी एक तरह से ये अपेंडिक्स होती है जिसका कोई कार्य हमारे शरीर में नहीं बताया गया है। तो वृहदान्त की हम बात कर रहे हैं कि अंधनाल से जो भोजन बचा है वो वृहदान्त में आ गया। अब जो वृहदान्त है वो कौन सा भाग होता है, बड़ी आंत के अधांत के भाग वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, वृहदान्त कहलाता है। लगभग ये कैसा होता है, यू आकार का होता है, और लगभग क्या करता है, लगभग 1.3 मीटर क्या होता है, लंबा होता है। इसको 4 भागों में अपन बांट सकते हैं। पहला आरोही, अगर याद करने का तरीका हो तो आरोही वृहदान्त, अवरोही वृहदान्त, अनुप्रस्थ वृहदान्त और सिग्मा का वृहदान्त। जैसे कि मैं बात करूं कि अलग अलग मनुष्य में अलग अलग उनके शरीर की संरचना के अनुसार छोटी और बड़ी आंत का बहुत फर्क होता है, तो उनके आधार पर ही इसकी जो अपने पास में एवरेज लंबाई है वो यहाँ पर बताई गई है कि जो आरोही वृहदान्त होती है, बड़ी आंत का जो भाग है उसमें लगभग ये कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। अनुप्रस्थ जो वृहदान्त लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी होती है। अवरोही जो है वो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। सिग्माकार जो है लगभग 40 सेंटीमीटर अपने पास में क्या होती है, लंबी नलिका होती है। यहाँ पर जो अपचित भोजन बचता है उनका क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। अब हमारे पास में जो सबसे लास्ट का पॉइंट बचा वो कौन सा बचा, मलाशय बचा। तो मलाशय का एक अंतिम भाग है आहार नाल का, मलाशय अंतिम भाग होता है आहार नाल का, और मुख्य रूप से ये जो है कितना होता है, 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इस 20 सेंटीमीटर के अंदर जो 3 सेंटीमीटर वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, गुदानाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुदानाल बोलते हैं। और गुदा जो नाल होता है कौन से रास्ते से खुलता है, मलद्वार के रास्ते से खुलता है, जहाँ से मल को बाहर निकाला जाता है, उत्सर्जित किया जाता है। यहाँ पर जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार की पेशियाँ कार्य करती है। एक तो संवर्णी बहिपेशियाँ कार्य करती है, और एक संवर्णी अंतःपेशियाँ जो होती है वो कार्य करती है। ये जो क्या करती है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती हैं। मलाशय जो है अपने पास में आहार नाल का अंतिम भाग होता है, लगभग ये 20 सेंटीमीटर होता है। इसमें जो 3 सेंटीमीटर वाला भाग उसको गुदानाल कहते हैं, उसके द्वारा जो है अपने पास में अपशिष्ट पदार्थ बचा है, मतलब छोटी आंत में पाचन हो गया, फिर उसके बाद में जो अपाचित भोजन बाद उसका बड़ी आंत में हो गया। फिर भी अगर भोजन का पाचन नहीं होता है तो वो जो भोजन है मल के द्वारा बाहर निकलता है, यानी गुदानाल के द्वारा बाहर निकलता है, जिसकी जो लंबाई है लगभग 3 सेंटीमीटर की होती है। और उस मल द्वारा जो मल बाहर निकलता है उसमें जो है 2 प्रकार की पेशियाँ कार्य करती है, तो अंतः और एक बहिस्रावी पेशियाँ कार्य करती है, जो क्या करती है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए नियंत्रित करती है। हमारे पास में हमने यहाँ पर देखा पाचन तंत्र, देख लिया हमने, पाचन तंत्र देख लिया। पाचन तंत्र का एक बार दोबारा से डिस्कशन देखें तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, दोबारा से आपको यहाँ पर बता दिया जाता है। सबसे पहले हमने मुख देखा था। मुख में हमने क्या देखा था कि मुख एक कटोरे नुमा अंग होता है, इसमें कोमल कठोर नीचे तालु पाए जाते हैं।
2 मांसल होठों से घिरा हुआ होता है। जीवा पाई जाती है जो फ्रेनल लिंगुअल से जुड़ी हुई होती है। इसमें लगभग अपने मुख में 32 प्रकार के दांत होते हैं जी। 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं। इसी के साथ ऐसी हमने सारी बातें कर ली थी। उसके बाद में जो भोजन था ग्रहणी में आया। ग्रहणी मुख्यतः 3 प्रकार की होती थी, नासाग्रसनी, कंठग्रसनी, मुखग्रसनी। नासाग्रसनी जो है नाक में सांस लेने के काम आती थी। कई बार इमरजेंसी में जो अपन है यहाँ पर जो होता है अपने पास में नासाग्रसनी, कंठग्रसनी, मुखग्रसनी पाई जाती है। नासाग्रसनी होती है यहाँ से डिवाइड होती है, मुखग्रसनी अपने पास भाई, कंठग्रसनी ये वाली ग्रसनी पाई जाती है। जो क्या होता था इमरजेंसी के अंदर मुख के द्वारा भी सांस लेने का कार्य मुखग्रसनी के द्वारा ही किया जाता था। उसके बाद अपन गए थे ग्रसिका में, ग्रास नली में। ग्रास नली की सहायता से जो भोजन था वो किस में आता था, अपने पास में अमाशय में। अमाशय जो लगभग 1 से 3 लीटर तक की धारिता को ग्रहण कर सकता है। जे आकार का यह माना जाता है। 3 प्रकार का इसमें बताया था। अमाशय में 3 प्रकार के होता है, जठरागम, जठनिगमी और फंडिस भाग होता है। इसमें 2 प्रकार की अवरोधनियाँ काम करती हैं। उसके बाद वह छोटी आंत में गया तो छोटी आंत हमने देख लिया अलग मनुष्य के आधार पर, बड़ी आंत छोटी आंत में विभेदित अंतर होता है। जो छोटी आंत होती है उसका व्यास जो लगभग 35 मिलीमीटर होता है, अर्थात लगभग यह 6 से 7 मीटर होती है और 20 से 23 फुट इसका आकार माना जाता है। और जो होती है लगभग भूरे बैंगनी रंग की होती है। यहाँ पर भोजन का सर्वाधिक पाचन किया जाता है। इसके बाद हमने इसके 3 प्रकार पढ़ लिए। फिर हमारे पास में जो है बड़ी आंत है, यानी छोटी आंत में जिनका भोजन का पाचन नहीं हुआ वो भोजन था बड़ी आंत के अंदर चला गया। अब बड़ी आंत में क्या हुआ, अपाचित रस का अवशोषण होने लग गया, अपाचित भोजन का। फिर जो बड़ी आंत में जिनका भोजन का पाचन नहीं हुआ वो कौन सा बच्चा, अवशिष्ट पदार्थ बता, जो अंतिम भाग मलाशय में गया। और मलाशय 20 सेंटीमीटर की लंबी नलिका है जो लगभग क्या करती है 3 सेंटीमीटर उसमें गुदानाल होती है, जिसमें जो पेशियां है उस मल को बाहर निकालने का कार्य करती है। तो इसी के साथ जो हमारा पाचन तंत्र है वो पूरा होता है। अब हम जो अगला पार्ट पढ़ेंगे उसके अंदर जो हमारे पास में पाचन तंत्र के अंदर विभिन्न ग्रंथियां कौन कौन सी काम करती है उनका अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं कि जो आपको पाचन तंत्र है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।